श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। आईआईटी जेईई क्रैक करना एक इजी टास्क तो नहीं है, लेकिन यह नॉन अचीवेबल भी नहीं है। क्या राइट अप्रोच होना चाहिए, क्या रिक्वायर्ड लर्निंग चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। ऋषि सॉल्यूशन चैनल में आप सभी जेईई एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आप सभी के सपनों को साकार करने में सहयोग देना ही मेरा उद्देश्य है। जेईई को समझने का सबसे सही तरीका है उसमें आए हुए क्वेश्चंस के नेचर को समझना। इस प्लेलिस्ट में 30 जनवरी 2024 शिफ्ट सेकेंड के फिजिक्स का सॉल्यूशन दिया गया है। मात्र सॉल्यूशन तो कई जगह अवेलेबल है ही, लेकिन केवल आंसर देना ही टारगेट नहीं है। एक स्टूडेंट किस तरह आंसर तक पहुंच सकता है, इसी को राइट अप्रोच व नेसेसरी लर्निंग के साथ देने का प्रयास है। एक बार फिर से सॉल्यूशन विथ लर्निंग में आप सभी जेईई एस्पिरेंट्स का स्वागत है। इस पार्ट 1 में हम डायमेंशंस, मेजरमेंट्स, मोशन एंड वेक्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे और उसमें जो रिक्वायर्ड लर्निंग की ज़रूरत है, जो लेसन की ज़रूरत है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है, इफ मास इज रिटन एज m इक्वल्स टू k c टू द पावर p j g टू द पावर -1/2 h टू द पावर 1/2 देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। अब यहाँ पर p की वैल्यू पूछ रहा है जो कि c की पावर है, और बाकी जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो कह रहा है कि जो रेगुलर जो उसकी मीनिंग होगी वही लिए जाएंगे यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर है c को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लेंगे, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और h को हम प्लैंक कांस्टेंट। अब यहाँ h हाइट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बोला गया है इसमें कि जो यूजुअल मीनिंग है, तो ये यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट ही लिया जाना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। अब डायमेंशन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी इक्वलिटी आ रही है, एक्सप्रेशन में इक्वलिटी आ रही है, तो लेफ्ट साइड यानी कि m है, m क्या है यहाँ पर मास का जो यूनिट होगा, जो डायमेंशन होगा, उसके राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। और राइट साइड में क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट डायमेंशंस के हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनके जो डायमेंशन अलग अलग हो, और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट के ही होनी चाहिए, सेम यूनिट का ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये है कि लेफ्ट साइड के जो डायमेंशन होगा वो मास का होगा, और राइट साइड का डायमेंशन टोटल यानी कि c का डायमेंशन पावर लगाएंगे, g का डायमेंशन की पावर -1/2 और h की डायमेंशन की पावर 1/2 लगाएंगे, और ओवरऑल सॉल्व करने पर दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा l t टू द पावर -1, इसका डायमेंशन हो जाएगा। f क्या है, अब यहाँ पर g को निकालने के लिए, अब मान लो g का हमको यूनिट नहीं याद है, और ये रिक्वायर्ड भी नहीं है कि आपको g का यूनिट याद ही रहे, ठीक है, याद है तो दी बेस्ट, नहीं याद है तो क्या करेंगे, मेन फार्मूला में चले जाएंगे, वहाँ से हम g की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। f इक्वल टू क्या, जी m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर होता है, यहाँ से g का फार्मूला लगाया जाएगा FR स्क्वायर अपॉन m इंटू m। तो g का जो डायमेंशन आ जाएगा, f का डायमेंशन क्या होगा, m/L/t-2, क्योंकि f इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन L/t-2 इंटू r की यूनिट क्या है, l है, l स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m इंटू m, तो m स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, m टू द पावर -1, ये m 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो -1, l की पावर 1 + 2 3 हो जाएगी, और t की पावर हो जाएगी -2 हो गया। ये तो हो गया g का। अब आते हैं डायमेंशन ऑफ h, प्लैंक कांस्टेंट, जूल सेकंड होता है इसकी यूनिट। जूल क्या होता है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल एनर्जी की यूनिट है, इसका मतलब का f इंटू s। f की यूनिट क्या होगी, अभी ऊपर निकला है mL/t-2 इंटू l fs, mL²t-2 इंटू सेकेंड यानी t, तो ये हो जाएगा mL²t-1। अब यहाँ पर हम इक्वलिटी करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, मास है, मास का यूनिट क्या है m, और राइट साइड में हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया है विथ पावर, और उसको एडजस्ट करके जो राइट साइड में आएगा वो हो जाएगा m l टू द पावर p -12 t की पावर हो जाएगी -p + ½
अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में m है, तो यानी कि राइट साइड में l और t नहीं होना चाहिए, यानी कि l की पावर शुड भी 0 और t की पावर भी 0 होना चाहिए। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि p की वैल्यू हो जाएगी 1/2, p शुड भी 1/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Projectiles A and B are thrown at angles of 45 degree and 60 degree with vertical respectively from top of 400 meter high tower। टावर की हाइट दिया हुआ है 400 मीटर है और उसके प्रोजेक्टाइल्स हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री विथ वर्टिकल। यहाँ ध्यान देने के लिए बात है कि वर्टिकल से डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये टावर हो गया और टावर के टॉप से वो थ्रो किया जा रहा है। पहला जो प्रोजेक्टाइल है 45 डिग्री विथ वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल उसका एंगल कितना हो जाएगा 45 ही रहेगा। ठीक है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल विल बी 45 डिग्री। सिमिलरली जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल से बना रहा है 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा वो 30 डिग्री सेकंड प्रोजेक्टाइल। और साथ में ये कह रहा है देयर रेंजेस एंड टाइम्स ऑफ फ्लाइट आर सेम, तो यहाँ की वेलोसिटी वी ले लिया गया, रेंज और वो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर दे रखा है यहाँ पर। तो रेंज मान लेते हैं कि दोनों अगर बराबर है कि तब दोनों एक ही पॉइंट पर फॉल करेंगे। अब वो पॉइंट मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर है फ्रॉम दी बेस ऑफ दी टावर है, तो वो आर ये हो गया। अब जब आर सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम विल बी सेम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा आर डिस्टेंस। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी ए एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी बी। तो वी ए इंटू कास 45 डिग्री हो जाएगा प्रोजेक्टाइल ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसी तरह से वी बी कास 30 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल बी। और दोनों का जो ट्रेवल टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सेम है, मान लेते हैं टी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल कर देंगे, तो हमको ये आ जाएगा वी ए अपॉन √2 इक्वल टू वी बी √3/2। अब यहाँ से वी ए इक्वल टू यहाँ से तो मिल जाएगा हमको वी ए और वी बी में रेशियो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है और ये ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन है, आईटी ने इसको ड्रॉप कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे की एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप and is parallel to vector b equals to 4i cap plus 3j cap. The x and y components of their vector in first quadrant are x and 3 respectively. ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर पैरेलल है वेक्टर बी के। अब वेक्टर बी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसके भी पैरेलल हो जाएगा। क्यों ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए, उस रिक्वायर्ड वेक्टर मान लो सी है, वो वेक्टर बी के तो पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका है, वेक्टर ए का है। तो हमको वेक्टर बी का हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड लेंगे वेक्टर ए का। तो यहाँ पर वेक्टर ए, अब देखो ध्यान से देखना है अगर, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है, क्योंकि दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट तो इंटरचेंज हैं, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू आएगी मॉड की डिस्टेंस की वो सेम आएगी, 5 मीटर आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से यूनिटी वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5। ये तो हो गया यूनिट वेक्टर एलॉन्ग बी। अब इसी के पैरेलल है रिक्वायर्ड वेक्टर सी। ठीक है, और लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का, जो कि 5 है अगेन। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू वेक्टर यू हैट यू, क्योंकि हैट यू क्या है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग बी की, जो कि पैरेलल है उसके वेक्टर सी। तो यहाँ पर है 5 इंटू
यू हो जाएगा यू कैप और इक्वल हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई भी कर रहा है और वहाँ पर जो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x कंपोनेंट दिया है 3 इन दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर x एंड 3, ठीक है, यानी y कंपोनेंट 3 दिया है और x पूछ रहा है, x यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 4।